Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cost of capital. अपने लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे. साथ में we started we started with the topic cost of irredeemable debentures. ठीक है, अपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स शुरू कर दिए थे, जिसमें अपने कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स कैलकुलेट करना सीखे थे. ठीक है, so before we continue with today's discussion, we shall do an example on how to calculate cost of irredeemable debentures. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल को नोट करो और खुद से सॉल्व करो इसको. एक्स लिमिटेड इशूड 10% debentures of rupees 1 lakh at a premium of 15%. Flotation cost is 5% of issue price. Tax rate is 30%. Find KD. ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन को रीड करके अपने कैसे समझे कि ये जो डिबेंचर्स है रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है. ठीक है, हाँ, नहीं तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होता. राइट, क्या मेंशन्ड होता? करेक्ट. अगर ये रिडीमेबल डिबेंचर्स होता तो क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू दिया हुआ रहता. यानी अगर क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है या रिडेम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रिडेम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस बाय डिफॉल्ट डिबेंचर्स आर इररिडीमेबल. ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है. केडी निकालो, कितना आ रहा है? 6 पॉइंट. ओके, का आंसर है. हम्म, राइट. जिन लोग कॉलेज में क्लास अटेंड कर लिए उन लोग अभी पार्टिसिपेट मत करो. ठीक है, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए मैं खुद बोलूंगा. कौन बोलेगा? तब करना है पार्टिसिपेट. ओके, ओके.
केडी अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं? केडी का फॉर्मूला क्या था? केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो एक एक करके अपने सारा एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले आई, आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट 10% है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डिबेंचर्स का फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% इज ₹10,000। So 10,000 is the amount of interest. So interest is equal to 1 lakh into 10% is equal to ₹10,000. Then T. T is rate of tax in decimal. Tax rate 30% है। डेसिमल में कितना हो जाएगा ये? 0.3। ओके। देन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। यानी इशूड एट प्रीमियम ऑफ 15% है। फेस वैल्यू 1 लाख है, प्रीमियम 15% है। 1 लाख का 15% इज 15,000। 15,000 प्रीमियम है, तो इश्यू प्राइस विल बी ₹1,15,000। ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ इश्यू प्राइस। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना है? 1,15,000। 1,15,000 का 5% निकालो, कितना आ रहा है? ₹5750। 5750। तो नेट प्रोसीड्स निकाल लेंगे अपने अभी। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस इज 1,15,000, flotation cost is 5750. So 1,15,000 minus 5750 is how much? 10,109,250। ठीक है। तो अब अपने फॉर्मूला लिखेंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। पहले सारे एलिमेंट्स का अमाउंट कैलकुलेशन वाइज कैलकुलेशंस करके शो करना है, एंड देन फॉर्मूला को लिखकर फॉर्मूला में उन अमाउंट्स को पुट कर कर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। आई इज 10,000, टी इज 0.3, net proceeds is 1,09,250 into 100। कितना आ रहा है? 6.41। एटलीस्ट 2 डेसिमल्स अपने मेंटेन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 3 डेसिमल्स तक लेंगे, थर्ड डेसिमल को सेकेंड में राउंड ऑफ कर देंगे। समझ में आ रहा है? 2 डेसिमल तक आंसर को लिखना है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। दो टाइप का डिबेंचर्स होता है,
रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, जिसको कंपनी को कभी भी रिडीम करना नहीं पड़ता है। ठीक है। एंड दूसरा है रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स का क्या मतलब है? रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब है कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स द कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे बैक द कैपिटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स। सिंपल सा लॉजिक है। डिबेंचर्स क्या है? इट्स अ डेथ इंस्ट्रूमेंट, लोन की तरह है, जो कंपनी पब्लिक एट लार्ज से लेती है। पब्लिक से लोन लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू करके कंपनी पब्लिक से लोन ले रहा है, तो लोन इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसीलिए डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन, हैज अ लाइबिलिटी टू रीपे बैक the capital amount back to the debenture holders. So this is called redemption. Repaying back the capital amount to the redemptions. And जिन debentures को company redeem करता है, that debentures are called redeemable debentures. ठीक है। आई थिंक ये पता है ना अपने को, redeemable debentures, राइट? ओके। क्या होता है redeemable debentures? हाँ हाँ, बोलो। रिडीम का मतलब क्या होता है? कौन किसको वापस करेगा? सही बोल रहे एकदम। कौन करेगा? कंपनी रीपे बैक करेगी डिबेंचर होल्डर्स। 100% करेक्ट। ठीक है, ये चीज है। तो रिडेम्पशन जो है, दो वैल्यूज में हो सकता है। रिडेम्पशन कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है। रिडेम्पशन कैन बी एट पार और एट प्रीमियम। जैसे कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स, इशू इशू डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, बट रिडेम्पशन कैन ओनली बी मेड एट पार और एट प्रीमियम। ये क्लास 12 में अपने जिन लोग आईएससी बोर्ड से थे, दे नो ऑल दिस, राइट? यू ऑल नो। ठीक है। सो डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम। रिडीम्ड एट पार का मतलब क्या? करेक्ट। डिबेंचर्स का जो फेस वैल्यू है, उतना ही अमाउंट रिडेम्पशन के टाइम कंपनी विल रीपे बैक टू द डिबेंचर होल्डर्स। यानी रिडेम्पशन एट पार का मतलब फेस वैल्यू में डिबेंचर्स रिडीम होंगे, डिबेंचर होल्डर्स को रिडेम्पशन के टाइम फेस वैल्यू जितना अमाउंट ही मिलेगा। रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब क्या? रिडेम्पशन के टाइम फेस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, राइट? ये चीज समझ में आया। अब अपने को इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को बेस पकड़कर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके, ये जो फॉर्मूला भी आपके सामने है, इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स का, राइट, ये वाला, इसके न्यूमरेटर में क्या है? दिखाई दे रहा होगा ना, इंटरेस्ट इंटू 1 - टी।
व्हाट इज इंटरेस्ट? जो कंपनी को हर साल देना है टू द डिबेंचर होल्डर्स इन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज डिबेंचर्स. सो इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इज बेसिकली व्हाट? एन एक्सपेंस टू द कंपनी. एक्सपेंस की वजह से, एक्सपेंस का कंपनी क्या करता है? इनकम से लेस कर देता है. इनकम कम हो जाता है, लास्ट क्लास बताया था. तो टैक्स कम लगता है, टैक्स सेविंग्स होता है. तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से टैक्स सेविंग्स होता है. याद है बताया था 30% का कैशबैक टाइप का चीज, याद है ना? राइट. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का अपने आफ्टर टैक्स अमाउंट लेंगे. तो आफ्टर टैक्स अमाउंट लेने के लिए क्या करना है? इंटरेस्ट के अमाउंट को 1 - t से मल्टीप्लाई करना है. ये किया आपने. यानी न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में एक्सपेंस है. एक्सपेंस का सिनोनिम क्या है? कॉस्ट. पता है ना? एक्सपेंस का सिनोनिम कॉस्ट है, कॉस्ट एक्सपेंस. तो ऊपर में कॉस्ट है. नीचे में नेट प्रोसीड्स है, डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड्स है. नेट प्रोसीड्स क्या है? नेट प्रोसीड्स मतलब इशू के टाइम जो इनफ्लो कंपनी को हुआ बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज अमाउंट ऑफ नेट प्रोसीड्स. जैसे इशूड एट प्रीमियम में हुआ, तो डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी से 1,15,000 का इनफ्लो आया. बट एट द सेम टाइम, इशू के टाइम कंपनी को अंडरराइटर्स कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारे एक्सपेंसेस करने पड़े, जिसका आउटफ्लो हुआ 5,750 का. तो नेट में इनफ्लो कितना का आया? 1,09,250. यानी कंपनी ने जो कैपिटल रेज किया है, वो कितना का रेज किया है? 1,09,250. इतना का फाइनेंस रेज किया, कैपिटल रेज किया. तो ये नेट प्रोसीड्स क्या है? कैपिटल. It is basically the amount of finance which has come to the company through issue of debentures. You're understanding my point? है ना? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट बाय कैपिटल इनटू 100. है ना? कॉस्ट बाय कैपिटल इनटू 100. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, where cost is expressed as a percentage of capital. So how do we do that? Cost by capital into 100. ठीक है. हर कैपिटल का एक कॉस्ट होता है. तो दैट अमाउंट ऑफ कॉस्ट बाय अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू 100. ओके. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूला में ऊपर में हमेशा कॉस्ट होगा और नीचे में हमेशा कैपिटल होगा. दैट इनटू 100. ये बेसिक समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब इसी फॉर्मूला में ये जो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला हमने सीखा है और आज एक एग्जांपल भी प्रैक्टिस किया, इसी फॉर्मूला में क्या मॉडिफिकेशंस करके अपने कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कैलकुलेट करेंगे, वो आज अपने डिस्कस करेंगे. ठीक है. जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज विच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स. रिडीम का मतलब द कंपनी हैज टू रीपे बैक the capital amount to the debenture holders after a certain number of years. अगर डिबेंचर्स 5 साल के लिए इशू है, तो 5 साल के बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को कैपिटल का रुपया रीपे करना है, लौटाना है. ठीक है. रिडेम्पशन जो है वो एट पार में हो सकता है या फिर एट प्रीमियम में हो सकता है. पार का मतलब रिडेम्पशन के टाइम फेस वैल्यू जितना अमाउंट का पेमेंट हो रहा है. रिडेम्पशन एट प्रीमियम मतलब रिडेम्पशन के टाइम फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट का पेमेंट हो रहा है. ठीक है.
तभी एक चीज, जैसे इशू के टाइम, देखता कौन बता सकता है। ठीक है, मैं पूछूंगा वो बताएगा। इशू के टाइम, इशू के टाइम कंपनी के हाथ में जो अमाउंट आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इशू के टाइम कंपनी के हाथ में जो अमाउंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बोलो। अभी जस्ट डिस्कस किया ना। इशू के टाइम कंपनी के हाथ में जो रुपए आ रहे हैं, इशू किसका हो रहा है? हाँ, राइट, थैंक यू, ये तो करेक्ट बोला। डिबेंचर्स का इशू हो रहा है, तो इशू के टाइम इशू करके कंपनी के हाथ में जो फाइनेंस आ रहा है उसे अपने क्या बोलते हैं? इशू के टाइम कंपनी के हाथ में जो अमाउंट आता है उसको अपने क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। इतना टाइम लग गया। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का मीनिंग बताओ। ओके, ठीक है। तो इशू के टाइम कंपनी के हाथ में जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेट प्रोसीड्स। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको प्लीज अटेंशन देकर सुनो, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप लोग को पता है कि क्लास में आकर क्या करना है। जो सर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसे बस सुन लेना है, अच्छा फील करना है, गुड फील करना है। बट मेन फोकस किस में करना है? फॉर्मूला याद करने में करना है और सम सॉल्व करने में करना है। दैट शुड नॉट बी द थिंग, अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। फिर मेरे को ओपनली बोल दो कि सर आप वैसे ही पढ़ाइए, आके क्लास में फॉर्मूला लिखा दीजिए और सम्स करवा दीजिए। आई विल बी हैप्पी, बिकॉज कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट वो चीज अपने को अगर नहीं करना है, तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज पे अटेंशन टू इट, रादर देन बीच बीच में कुछ कुछ बोलने का ऑब्जेक्टिव रखना। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो नेट प्रोसीड्स इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस विच द कंपनी गेट्स इन हैंड एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, इशू एट पार प्रीमियम डिस्काउंट में हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है? हो सकता है। इशू के टाइम हाथ में जो अमाउंट आ रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड्स। इशू एट पार डिस्काउंट में हो सकता है। नेट प्रोसीड्स इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके। रिडेम्पशन जो है वो हमेशा एट पार और प्रीमियम में होगा। ठीक है। नेट प्रोसीड्स में कंपनी के पास पैसा आता है या जाता है? आता है। तो नेट प्रोसीड्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इनफ्लो है या आउटफ्लो है? रिडेम्पशन के टाइम कंपनी से पैसा निकलता है या कंपनी के पास पैसा आता है? हम्म। आउटफ्लो। ठीक है। अब ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स बनकर सोचना है। कौन है डिबेंचर होल्डर्स? जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। कौन है डिबेंचर होल्डर्स? पब्लिक एट लार्ज, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। ठीक है।
राइट। अब एक स्टाइल में समझाने का कोशिश करो, ध्यान से सुनो, पार्टिसिपेट करो। क्या लगता है, रिडेम्पशन वैल्यू विल बी ग्रेटर और नेट प्रोसीड्स विल बी ग्रेटर? हाँ, डिबेंचर होल्डर्स बन के सोचना है। यस, रिडेम्पशन वैल्यू विल बी ग्रेटर और नेट प्रोसीड्स विल बी ग्रेटर। जनरली redemption value will be greater because redemption value is what is received by the debenture holders, the ones who have given loan to the company. It has to be greater than net proceeds in general case, है ना? Specific situation में different हो सकता है, but generally क्या होगा, redemption value will be greater than net proceeds. ठीक है, ये चीज समझ में आया? यस, कैसे बताओ, redemption value why will be greater than net proceeds? Shogoto will explain. Why do you think that redemption value will be greater than net proceeds? इसको रिफ्रेम करके मैं बता रहा हूं कि डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को लोन दिया है, तो लोन का पैसा वापस लेते टाइम कम अमाउंट तो नहीं लेगा ना। एज सिंपल एज दैट। डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को लोन दिया है, तो लोन का पैसा लेते वापस लेते टाइम, लोन का पैसा वापस लेते टाइम कंपनी कम अमाउंट, डिबेंचर होल्डर्स कम अमाउंट तो नहीं लेगा ना। चीज समझ में आ रहा है? यस तोशु, एक्सप्लेन। क्या समझ में आया? क्यों नहीं लेगा? नेट प्रोसीड्स क्या है? चीज समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं? ठीक है, राइट। डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को लोन दिया है, राइट? तो वो लोन का अमाउंट क्या एक तरीके से नेट प्रोसीड्स है। लोन एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए दिया, आफ्टर दैट डिबेंचर होल्डर्स को अपना पैसा वापस चाहिए। जो पैसा वापस मिलता है दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन वैल्यू। डिबेंचर होल्डर्स को जो पैसा वापस मिलता है दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन वैल्यू। तो वापस जो ले रहा है डिबेंचर होल्डर्स, वो जितना दिया था उससे कम तो नहीं हो सकता है ना। यानी रिडेम्पशन वैल्यू इज ऑलवेज, जनरल केस में रिडेम्पशन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर और लेस, ग्रेटर देन नेट प्रोसीड्स। ये चीज दिमाग में सेट हो गया? व्हाट इज ग्रेटर देन व्हाट? टेल मी श्योर। रिडेम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन नेट प्रोसीड्स। ठीक है, यानी कंपनी के लिए, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट कर रहा है ना, यानी कंपनी के लिए रिडेम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन नेट प्रोसीड्स, आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो। व्हेन आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, जनरल केस में तो ये होगा ना, आउटफ्लो इज आइदर इक्वल टू इनफ्लो और आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो। यही होगा, है ना? तो व्हेन आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, तो जो डिफरेंस है आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, वो कंपनी के लिए क्या होगा? बोलो। आउटफ्लो, ठीक है, इज मोर देन इनफ्लो। जो पैसा निकल रहा है वो ज्यादा है,
तो एक्स जो एक्स द डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपेंस, कॉस्ट, एक्सपेंस. When outflow is more than inflow, that difference is called जनरल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, that is called what? एक्सपेंस कॉस्ट. समझ में आ रहा है? ये चीज ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको क्लियर है? क्लियर है? प्लीज पार्टिसिपेट. अब इसको एक फिगर्स यूज करके बताता हूं मैं. नेट प्रोसीड्स मींस व्हाट? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. Net proceeds is the amount of inflow of finance which the company receives in hand at the time of issue of debentures. Debentures can be issued at par, premium, or a discount. Suppose debentures are issued at par, say rupees 100. ये काम क्यों नहीं कर रहा? हम्म. Say rupees 100. ठीक है. Redemption is the amount which is paid out by the company to the debenture holders आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, से 5 इयर्स के लिए डिबेंचर्स इशू हुआ, तो 5 साल के बाद जो पे आउट करता है, यानी दैट इज आउटफ्लो फॉर द कंपनी. सो रीडिंग redemption can be made at par or at premium. Say it is made at a premium of 10, यानी redemption वैल्यू 110 है. यानी कंपनी के पास जब फाइनेंस आया था, इनफ्लो हुआ था, तो 100 रुपया का हुआ था. जब आउटफ्लो हो रहा है तो 110 का हो रहा है, यानी आउटफ्लो ज्यादा है. तो कंपनी का एक तरीके से लॉस हो गया, अपने भाषा में लॉस हो गया ना कंपनी को. जब आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो तो कंपनी को लॉस हो गया. लॉस का सिनोनिम्स के अकाउंट्स में कॉस्ट, एक्सपेंस, लॉस, ये सब सब एक ही जैसे, एक ही जात के लोग हैं. लॉस, एक्सपेंस, कॉस्ट. तो 10 रुपया का लॉस, 10 रुपया का कॉस्ट, 10 रुपया का एक्सपेंस, है ना? राइट. कैसे निकाला ये 10 रुपया? 110 - 100, 110 - 100, which is redemption value minus net proceeds. redemption value minus net proceeds. अब ये जो 10 रुपया का खर्चा है, ठीक है, 10 रुपया का खर्चा है. डिबेंचर्स कितने साल के लिए इशू हुआ था हमारे एग्जाम्पल में? 5 ईयर के लिए इशू हुआ था. से सपोज 5 इयर्स के लिए इशू हुआ. तो ये जो खर्चा इनकर हुआ है, हैंग हो रहा है क्या? होना तो नहीं चाहिए. हम्म. ठीक है, मैं ये बोल रहा था, डिबेंचर्स 5 इयर्स के लिए इशू है. तो ये जो 10 रुपया का खर्चा है, ये ओवर द 5 इयर्स कंपनी राइट ऑफ करेगा. बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स का पैसा कंपनी ने 5 साल अपने बिजनेस में लगाए हुए रखा था. और इसी डिबेंचर से एसोसिएटेड एक कॉस्ट कंपनी इनकर करता है, दैट इज रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स. 110 - 100 इज 10. तो ये 10 रुपीज का कॉस्ट जो कंपनी इनकर किया है, द कंपनी विल राइट ऑफ दिस अमाउंट ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स. राइट ऑफ का मतलब क्या? ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेगा ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स. तो हर साल कितना राइट ऑफ करेगा? टाइम लग रहा है इसको बोलने में. हाँ.
₹10 का खर्चा को अगर ओवर द 5 years राइट ऑफ करेगा तो हर साल कितना राइट ऑफ करेगा? ₹2, है ना? तो ₹2 अपने कैसे निकाले? 10 को 5 से डिवाइड करके। 5 क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। एन से डिनोट करेंगे। तो कितना आ रहा है? ₹2। समझ में आ रहा है ना? तो ये खर्चा और एक एड ऑन हो गया। ये खर्चा और एक एड ऑन हो गया। ये खर्चा और एक एड ऑन हो गया। इससे पहले क्या खर्चा लग रहा था डिबेंचर से एसोसिएटेड? इंटरेस्ट, जिसको आपने I × 1 - T करके लिख रहे थे। तो इंटरेस्ट के साथ ये खर्चा और एड ऑन हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में न्यूमरेटर में अपने कॉस्ट लेते हैं, डिनोमिनेटर में कैपिटल लेते हैं, कॉस्ट बाय कैपिटल इंटू 100 करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। इधर में हमारा कैपिटल डिबेंचर्स है। कैपिटल मींस एनी अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो पैसा चाहे ओनर्स का हो, लेंडर्स का हो, अगर बिजनेस में लगाया हुआ है तो वो कैपिटल बोलते हैं उसको। तो डिबेंचर होल्डर्स का पैसा बिजनेस में लगाते हैं, तभी तो डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। तो उनका पैसा बिजनेस के लिए कैपिटल है। तो डिनोमिनेटर में कैपिटल लेते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉस्ट पे कैपिटल इंटू 100। जिस कैपिटल का अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करें उसी कैपिटल का कॉस्ट अपने न्यूमरेटर में लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर अपने डिबेंचर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में डिबेंचर्स का, डिबेंचर से एसोसिएटेड कॉस्ट को लेंगे। डिबेंचर से एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट इंटू 1 - T, एक ये हो गया। और अभी जो अपने डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए, क्या है कॉस्ट? RV - NP/N, ये भी एक कॉस्ट है। तो ये दोनों कॉस्ट को अपने क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? यानी न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? I × 1 - T प्लस RV - NP/N। क्लियर है? तो लिखना नहीं अभी, हाँ। तो न्यूमरेटर में I × 1 - T प्लस RV - NP/N। अब थिंग इज दैट डिनोमिनेटर में क्या ले? डिनोमिनेटर में क्या ले? हाँ बोलो। नेट प्रोसीज, एक जन बोल रहा है नेट प्रोसीज ले लो। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या ले? डिनोमिनेटर में क्या आता है वैसे? कैपिटल आता है। थैंक यू सो मच। कैपिटल आता है। कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। डिबेंचर्स का पैसा जो बिजनेस में लगाया हुआ है वो कैपिटल है। तो अभी अपने ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या लेना चाहिए। एक सजेशन है कि हमें कैपिटल डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड्स पे लेना चाहिए। बट कोई भी चीज कंक्लूड करने से पहले एक डिस्कशन अपने करेंगे, जैसे एक ग्राफ अपने समझ रहे हैं। ठीक है, राइट। वी ऑल नो व्हाट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये वाला कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक है। एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। टाइम, टाइम is also a variable. By default, time is what? Independent, always independent.
बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स। ठीक है, इट्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अपने टाइम लेंगे, और टाइम पर डिपेंड करता है, ओवर द टाइम डिपेंड करता है डिबेंचर का वैल्यू। ठीक है, कितने साल का डिबेंचर्स अपने डिस्कस किए थे? 5 years। तो डिबेंचर्स का लाइफ 5 years है। 1 2 3 4 5। 5 years है। ठीक है, ये जो जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम है, जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम इज द टाइम ऑफ डैश इशू। गुड। zeroth point of time is a time of issue, initial point जिस टाइम में डिबेंचर्स इशू है। तो इशू के टाइम कंपनी के हाथ में जो अमाउंट आता है उसको अपने क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड्स। अभी फटाफट आ गया। तो नेट प्रोसीड्स यस और नो? इशू के टाइम, जरूरत पॉइंट ऑफ टाइम, इशू के टाइम, जो अमाउंट कंपनी के हाथ में आता है डिबेंचर्स इशू करके, उसको नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, तो नेट प्रोसीड्स हमारे वाले एग्जांपल में कितना था? 100। ये वाला एग्जांपल, ये वाला है ना, दिस वन। नेट प्रोसीड्स कितना था? 100। देन डिबेंचर्स कितने टाइम के लिए इशू हुआ? 5 years। 5 years इधर आ गया। 5 years के बाद कंपनी क्या करेगा? डिबेंचर्स को रिडीम करेगा। तो रिडेम्पशन के टाइम व्हाट इज द अमाउंट विच द कंपनी विल पे बैक? 110। यानी 5 साल के बाद, 5 साल के बाद डिबेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 110। प्लॉट कर दिया। यानी डिबेंचर्स का बर्थ 100 रुपीज पर हुआ था, और डेथ 110 रुपीज में हो रहा है। ठीक है, डिबेंचर्स जब इशू किए थे तो 100 रुपया करके कंपनी के हाथ में आया। डिबेंचर्स को जब रिडीम कर रहे हैं 5 साल बाद, तो 110 रुपया कंपनी के हाथ से निकल रहा है। इन 5 सालों में, अच्छा अपने को ये पता है डिबेंचर्स को अपने ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज पता है। तो इन 5 सालों में डिबेंचर्स का वैल्यू ट्रेड करते हैं तो क्या हुआ होगा? फ्लक्चुएट हुआ होगा, इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा, फ्लक्चुएट हुआ होगा। तो फ्लक्चुएशंस यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से हुआ। राइट? यस और नो? फ्लक्चुएट हुआ। तो डिबेंचर्स स्टार्टेड विथ 100, एंडेड विथ 110, एंड बीच में फ्लक्चुएशंस हुआ, फिर लास्ट में वो 110 में जाकर रुका। तो ओवर दिस 5 years, टेल मी, ओवर दिस 5 years, especially the ones who have not attended today's class in college, ठीक है, over these 5 years, what is the mean value of all the fluctuations? What is the mean value? You know what is the mean value? Mean value, mean value को मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? दिस इज द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब फ्लक्चुएशंस कौन से वैल्यू के इर्द गिर्द हुआ। मीन वैल्यू, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू? हाँ, तो एवरेज वैल्यू इज मीन वैल्यू। हाँ, 105। मीन वैल्यू मीन्स व्हाट? दो वैल्यूज का एवरेज। तो 100 and 110 का मीन वैल्यू इज व्हाट? 110 ना, 105। 100 and 110 का मीन वैल्यू इज 105। यानी जो फ्लक्चुएशंस हुआ है, दैट फ्लक्चुएशंस इज आइदर 105 के ऊपर या 105 के नीचे। रेंज क्या है?
ये सब स्टेटिस्टिकल टर्म्स है। आपने डेफिनेटली बीकॉम के बाद एमबीए करेंगे तो स्टेटिस्टिक्स रहेगा। दीज आर स्टेटिस्टिकल टर्म्स। रेंज ऑफ वैल्यू क्या है? 100 to 110, यानी फ्लक्चुएशंस 100 और 110 के बीच में हुआ है। तो वो बीच का वैल्यू क्या है? 105। 105 मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। यानी जो फ्लक्चुएशंस हुआ है वो 105 से ऊपर या 105 के नीचे, बट विद इन द रेंज ऑफ 100 and 110। ये इसका मीनिंग है। ठीक है। यानी कंपनी जो फाइनेंस ऑब्टेन किया है डिबेंचर्स के थ्रू, वो कितना लेंगे अपने? तीन ऑप्शन है। 100 ही लेंगे, 105 लेना सही होगा, या 110 ले? टेल मी। कंपनी का जो कैपिटल अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के डिनोमिनेटर में क्या आता है? कैपिटल। तो कंपनी का जो कैपिटल अमाउंट है उसका मीन वैल्यू कितना रहा ओवर द 5 years? 105। बाप रे, क्लास में टेंशन पे करो। हाँ। हाँ। राइट। तो जो कैपिटल अमाउंट है उसका मीन वैल्यू कितना रहा? 105। समझ में आ रहा है ना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में अपने कैपिटल लेते हैं, राइट? यस नो? तो जो कैपिटल कंपनी ने ऑब्टेन किया है डिबेंचर्स के थ्रू, उस कैपिटल का ओवर द 5 years मीन वैल्यू वाज 105। तो डिनोमिनेटर में क्या लेना सही रहेगा? 105। तो ना अपने नेट प्रोसीड्स ले रहे हैं, ना अपने रिडेम्पशन वैल्यू ले रहे हैं। ले क्या रहे हैं? दोनों का मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं अपने? हाँ बोलो। करेक्ट। आरवी प्लस एनपी बाई 2। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ redeemable debentures. Cost of capital is what? Capital by, sorry, cost by capital into 100. Cost by capital into 100। इधर में कैपिटल अंडर डिस्कशन इज redeemable debentures। तो redeemable debentures से एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है? हर साल इंटरेस्ट। तो उसका इंटरेस्ट आई इंटू 1 - टी लिए, आफ्टर टैक्स सेविंग्स। और उसके साथ आरवी माइनस एनपी बाई एन। बिकॉज वो 10 रुपया का जो लॉस हुआ था, एक्सपेंस कॉस्ट जो भी अपने बोले उसको, उसको ओवर द 5 years राइट ऑफ करेंगे ना। बिकॉज 5 साल कंपनी ने डिबेंचर्स का पैसा बिजनेस में लगाए रखा था। तो डिबेंचर्स से एसोसिएटेड जो कॉस्ट है उसको भी कंपनी 5 साल में राइट ऑफ करेगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। कंपनी डिबेंचर्स का पैसा कंपनी ने अपने बिजनेस में 5 साल के लिए लगा के रखा था। पैसा बिजनेस में लगाना यानी बिजनेस का ऑपरेशंस बढ़ना, प्रॉफिट आना उससे। तो 5 साल प्रॉफिट कमाया है कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा बिजनेस में लगाकर उससे 5 साल प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट 5 साल कमाया, तो डिबेंचर से एसोसिएटेड जो कॉस्ट है उसको भी 5 साल में ट्रीट करेगा, टू मैच द रेवेन्यू विद द एक्सपेंस। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो 10 रुपए का खर्चा है
उसको एक ही बार में राइट ऑफ नहीं करना है, उसको ओवर द 5 years राइट ऑफ करना है। तो हर साल का डिस्ट्रीब्यूशन अपोर्शनमेंट कितना अमाउंट का रहा है, आरवी माइनस एनपी बाई एन। तो वो खर्चा इंटरेस्ट के साथ और ऐड हो गया। तो टोटल कॉस्ट associated with debenture is, total cost is I into 1 minus t plus rv minus np by n. This is the total cost। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए अपने कॉस्ट बाय कैपिटल इनटू 100 करते हैं। डिनोमिनेटर में कैपिटल होगा, कैपिटल में अपने नेट प्रोसीड्स, रिडेम्पशन वैल्यू, दोनों का मीन वैल्यू लेंगे, आरवी प्लस एनबी बाई 2। ठीक है, समझ में आया? दिस इज हाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रिडीमेबल डिबेंचर्स इज कंप्यूटेड। ठीक है, अब एक एक करके याद हो गया फॉर्मूला? बोलो आयुष भैया, क्या है फॉर्मूला? केडी इज इक्वल टू प्लस +8/2 प्लस 5/6। क्या है फॉर्मूला बताओ, केशव बताओ। इसने कहाँ मिस्टेक की है? हाँ, अब सही है। हाँ, रिपीट करो स्वागतो। ओके, सुमित टेल मी। यस योगेश, रिपीट। कंटिन्यू स्वागतो। आई इंटू 1 - t प्लस बाय, नहीं, यस सोहम टेल मी। लिसन 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 लिसन। कहाँ मिस्टेक किया इसने? मिस्टेक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया तुषु? अच्छा, आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, आयुष बैद, पाव भाजी, फेस वैल्यू। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। चाहे डिबेंचर्स पार प्रीमियम डिस्काउंट में इशू हो, बट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज टी? ट्राम डिपो। टैक्स रेट इन डेसिमल्स। ओके, प्लस आरवी माइनस एनपी बाई टू। आरवी प्लस आरवी क्या होता, भूल गया मैं। आरवी प्लस एनपी बाई 2, आरवी माइनस एनपी बाई 2, आरवी माइनस एनपी बाई एन। ठीक है, आरवी माइनस एनपी बाई एन। ओके, व्हाट इज एनपी? नाना पाटेकर। नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आईपी माइनस एनपी, आईपी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का एग्जांपल दो आयुष। कॉस्ट ऑफ इडली डोसा आफ्टर कॉलेज, कि अपने कॉलेज के गेट से एकदम फ्लोट होकर इडली डोसा के कॉर्नर में चले जाते हैं, तो दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, आपके सर बोल रहे हैं। हाँ सर जी बोलिए, ये आपके टीचर हैं।
नहीं, अंकल है। चाचा। ताऊ। फूफा। मौसा। बोलो। कुछ नहीं है लगता है इसका। ओह, तो वैसे बोलूं। ओके। राइट। तो आरवी माइनस एनपी बाई 2। एन एन क्या है? नंबर ऑफ इयर्स। देन डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय आरवी माइनस एनपी बाई 2। आरवी प्लस एनपी बाई एन। आरवी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100। ठीक है, अब कौन बोलेगा? शोगो तो बोलेगा। ओके। चलो। आई इंटू 1 - t प्लस। माँ। करेक्ट, इंटू 100। परफेक्ट। चलो। आज डोसा का कराया ना? तो क्या खाया? सच्ची सच्ची बता, हमको झूठ पसंद है, आपको पता है। क्या खाया? हाँ। क्या खाया? चलो। ये पता नहीं आज हैंग क्यों हो रहा है। देखो बी करके। हम्म। हम्म। और वो जो आप उसमें किया था, क्लास 12 में जो एंट्री पास करता था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये वही तो अमाउंट है, और क्या है? जिन लोग के क्लास 12 में था वो एंट्रीज, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करते हैं ना। ये वही अमाउंट है। ये वही अमाउंट है, आरबी माइनस एनपी। जिसको याद है वो ठीक समझ गया होगा। जिसको नहीं याद है रहने दो। कोई और चीज याद करो। हाँ। हाँ, सब मेरा इन्वेंशन। एफएम है ना। फॉर ऑब्वियस रीजंस। कॉस्ट पे कैपिटल इंटू 100। तो कोई फॉर्मूला भूलने का चांस ही नहीं है। क्या हुआ? बोलो ना, सच बोलो। बट ऐसे नहीं करो। नहीं नहीं, कुछ तो है बोलो। हम लिखेगा नहीं, फिर छोड़ो।
अब फटाफट एक एग्जाम्पल करें। फिर इसके बाद अपने एक गेम खेलेंगे। बहुत मजा आने वाला है वो गेम में। एग्जाम्पल वो गेम नहीं है। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद एक गेम खेलेंगे। बी लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज। स्टाइलस काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो बैटरी वाला नहीं है। नहीं, चार्ज का जरूरत ही नहीं है। अच्छा। और ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। ₹10,000 at a premium of 7% to be redeemed after 8 years at a premium of 20%. Flotation cost is अलग ही लेवल में। क्लास में कुछ नहीं बोलता बट वो है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 15% ऑफ इश्यू प्राइस। Assume tax rate is equal to 35%। चलो कैलकुलेट करके दो। I is amount of interest. Interest rate is 12%. Interest is always calculated on face value. Face value is rupees 10,000. So 10,000 का
12% is rupees 1,200. T is rate of tax in decimal. Tax rate is 35%. Decimal is 0.35. RV is redemption value. Debentures will be redeemed after 8 years at a premium of 20%. Redeemed after 8 years at a premium of 20%. 10,000 ka 20% is rupees 2,000. So redemption value will be rupees 10,000 plus 20% of 10,000, which is equal to rupees 12,000. That is redemption value. Net proceeds is issue price minus flotation cost. Issue price. Debentures are issued at a premium of 7%. To issue price is 10,000 plus 7% of 10,000, which is equal to rupees 10,700. Flotation cost. Flotation cost is 15% of issue price. Issue price is 10,700. So 15% of 10,700 is equal to rupees 1,605. Therefore, net proceeds. Net proceeds is issue price minus flotation cost. 10,700 minus 1,605. कितना आ रहा है? 9,9095. N is number of years. N is how many years? 8 years. तो अब KD का फॉर्मूला लिखेंगे I into 1 minus T plus RV minus NP by N, the whole divided by RV plus NP by 2 into 100. I is amount of interest 1200. T is rate of tax 0.35 plus RV. RV is 12,000. NP is 9095 by N. N is number of years 8. RV plus NP by 2. 12,000 plus 9095 by 2. कितना आ रहा है? लिख रहा हूं मैं 780 प्लस 363.125 डिवाइडेड बाय 10547.50
इंटू 100 करके कितना आ रहा? डन, सबको क्लियर है? हम्म। इंटू, नहीं ये तो ऊपर में जो कॉस्ट लेते हैं वो अपने पर एनम का लेते हैं ना। हम्म। तो अपने रेट कैलकुलेट करे, परसेंटेज कैलकुलेट करे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ठीक है। तो रेट में तो ऊपर में जो कॉस्ट अपने ले रहे हैं वो एवरी ईयर जो रीअकर होगा, रेकरिंग होगा वो लेंगे। तो एक साल का इंटरेस्ट 1200 है, तो हर साल 1200 का इंटरेस्ट लगेगा। एंड आफ्टर टैक्स 1200 इंटू 1 - 3.5। और इधर में भी तो अपने आरबी माइनस एनपी बाई 8 किए, तो खर्चा को अपने 8 साल में डिवाइड कर दिए, एक साल का निकालने के लिए, एक साल का निकालने के लिए बाई 8 कर दिए। समझ में आ रहा है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ऐसा है ना कि एक या दो एडजस्टमेंट डिफरेंट देता है। तो वन ऑफ द पॉसिबल डिफरेंट एडजस्टमेंट इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कुड बी दिस। ध्यान से सुनना, कि अपने को क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है। इशू प्राइस क्यों चाहिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेट प्रोसीड्स। वेरी गुड। क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? करेंट मार्केट प्राइस। करेंट मार्केट प्राइस। तो अपने को क्या करना है, इशू प्राइस के जगह क्वेश्चन में जो करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है उसको लेना है। रीजन, ऐसा क्यों? करंट मार्केट प्राइस का मतलब आज की डेट में डिबेंचर्स का मार्केट में ये प्राइस चल रहा है। तो अगर कंपनी आज के डेट में डिबेंचर्स को इशू करता है तो कितने प्राइस में इशू कर सकता है? तो जो कंपनी का करंट डिबेंचर्स के करंट का करंट मार्केट प्राइस है उतने प्राइस में आराम से इशू कर सकता है। तो करंट मार्केट कैन बी यूज इन सब्स्टिट्यूट ऑफ द इशू प्राइस while calculating cost of debentures। ठीक है। गलत सोच रहे हैं आप जो सोच रहे हैं। इसके मन में क्या आया, अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया हुआ है, यही सोच रहा है ये। छिपा रहा है, मेरे से छिपा रहा है। यही आयुष बता तो बता देता। मार्केट प्राइस हमेशा। ठीक है। चलो, डन। तो इसके लिए अपने एक नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट लिखो।
sometimes sometimes the question does not specify the issue price. So, in that case, we shall take the current market price in place of the issue price. We shall take the current market price in place of the issue price while calculating KD. अंडरलाइन करो। ठीक है, तो अभी अपने ये डिस्कशन डन। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट, जिसमें अपने कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कंप्यूट करना सीखे और इस पर एग्जांपल्स भी अपने सॉल्व किए। राइट, अभी अपने गेम खेलेंगे। गेम कोई एक जन खेलेगा। ठीक है, रूल्स क्या है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा वो ये गेम खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो मेरे साथ 1-to-1 बेसिस में ये गेम खेलेगा। एंड तक अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो ऑब्वियस सा बात है, ही विल गेट अ जीपे ऑफ ₹100। ठीक है, ही विल गेट अ जीपे ऑफ ₹100। बट अगर गेम के बीच में लगा जाता है, इनकरेक्ट आंसर देता है, सही आंसर दे नहीं पाता है, तो ही और शी विल हैव टू क्विट द गेम एंड द गेम विल पास ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, जो ये गेम खेलना चाहता है। राइट, ओके, चलो शुरू करें। समझ में आया गेम्स का रूल क्या है? आज बहुत हैंग हो रही है, फॉर गॉड नोज व्हाई। आई होप रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो। चलो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डिबेंचर्स, ये सिलेक्शन क्वेश्चन है, जिन लोग गेम खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। डिबेंचर्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक, रिडीमेबल डिबेंचर्स। एंड टर्म लोन में बेसिक डिफरेंस क्या है?
हु विल आंसर? यश सुमित। डिबेंचर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। मोर। ओके शुभम। करेक्ट। ठीक है। ये आंसर मैं चाह रहा था कि डिबेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक, यानी पब्लिक से बेसिकली हमने एक तरीके से लोन लिया है थ्रू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और टर्म लोन अपने बैंक से लेते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। तो शोहम इज नाउ एलिजिबल टू प्ले द गेम, बट अगर वो बीच में नहीं आंसर कर पाता है, इट विल पास ऑन टू सुमित। सो सुमित, यू बी रेडी। ठीक है। तो ऐसे भांगड़ा कर रहा है बैठा बैठा। ओ अच्छा अच्छा। मक्खी काट लेगा, कोई नहीं। ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज ये बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड टर्म लोन के फीचर्स सेम है। ठीक है। शोम का आंसर ज्यादा स्पेसिफिक इसलिए था बिकॉज अनलेस द डिबेंचर्स आर इश्यूड टू पब्लिक, हम लोग उसको फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये डिफरेंस पहले काउंट किया जाता है कि क्योंकि डिबेंचर्स आर इश्यूड टू पब्लिक एट लार्ज, दैट इज व्हाई इट कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। एंड टर्म लोन अपने बैंक से लेते हैं, पब्लिक से नहीं लेते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज डिबेंचर्स इज ऑल्सो अ डेट लोन इंस्ट्रूमेंट एंड लोन इज लोन, सेम। ठीक है। बाकी सारे बाकी फीचर्स सेम है कि लोन में भी एक इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर्स का भी एक इंटरेस्ट रेट होता है। लोन का रीपेमेंट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स करना पड़ता है, डिबेंचर्स का भी रिडेम्पशन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स करना पड़ता है। ठीक है। चलो वी स्टार्ट नाउ। हम्म। तो Soham will start. If he fails, Sumit will continue and play the game. वो नहीं कर पाया तो बाकी जो पहले हाथ उठाएगा वो करेगा कंटिन्यू। ठीक है। सबसे पहले तो शुभम, यू हैव टू प्ले दिस गेम खुद से। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हिंट। केडी रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला बताओ। आई इंटू वन माइनस टी प्लस आरवी पेन पी। हाँ। जो हिंट देगा उसी को जीपे करना होगा। अगर बाई चांस कोई हिंट देता है पीछे से, तो दैट पर्सन विल बी गिविंग द जीपे अमाउंट अनकंडीशनली। ठीक है। टू मी, राइट। देन आई विल पास ऑन टू हिम। ओके। टू डिबेंचर्स और लोन में खाली एक ही बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारे फीचर्स सेम है। ठीक है। सपोज 10% लोन है ऑफ रुपीज 1 लाख। कितने इयर्स का है? 5 इयर्स का है। अब मेरे को बताओ। हम्म।
जब अपने कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टाइलिस का बैंड बजा हुआ है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट, बी कॉन्फिडेंट, टैक्स रेट इज 30%। हाँ, इंटरेस्ट का अमाउंट इज 10,000 into 1 minus 0.3, 3 is 30% is rate of tax, डेसिमल में 0.3। योगेश कहाँ मिस्टेक किया इसने? क्या मिस्टेक किया है आपके हिसाब से? अगर आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई कर तो पास ऑन हो जाएगा। मिस्टेक किया या नहीं किया? फटाफट, अभी तक। कोई मिस्टेक नहीं है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। शुभम, शुभम रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब क्या? जब डिबेंचर्स को अपने रिडीम करते हो, जो अमाउंट कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को रीपे बैक करता है, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन वैल्यू। यानी रीपेमेंट के टाइम जो कंपनी देता है डिबेंचर होल्डर्स को। इस केस में लोन, लोन के केस में रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा? यही डेटा है आपको, यही डेटा दिया हुआ, कंप्लीट है ये डेटा। डेटा को देख लो अच्छे से। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का अमाउंट इज 1 लाख फॉर 5 years। आरवी का अमाउंट कितना है? आरवी रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के टाइम, रीपेमेंट के टाइम, यानी कंपनी जब लोन का रीपेमेंट करेगा तो हाउ मच अमाउंट विल द कंपनी पे टू द बैंक? बी फास्ट। इनकरेक्ट, वी पास टू सुमित। इनकरेक्ट, हु वांट्स टू आंसर? परितोष, 1 लाख। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, यू विल प्ले नो हिंट, शिंट। यस, परितोष, एक्सप्लेन मी व्हाई 1 लाख। करेक्ट। लोन के केस में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिडेम्पशन एट पार और एट प्रीमियम। लोन के केस में द रीपेमेंट is always the same principal amount which was taken from the bank as loan। लोन के केस में देर इज नो अलग से रिडेम्पशन वैल्यू, देर इज नो अलग से रिडेम्पशन वैल्यू। लोन के केस में देर इज नो रिडेम्पशन वैल्यू, अलग से देर इज नो रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू इज द सेम प्रिंसिपल अमाउंट। बैंक ने अगर कंपनी ने अगर 1 लाख का लोन लिया था तो 5 साल के बाद कंपनी 1 लाख ही रीपेमेंट करेगा। इंटरेस्ट अलग से हर साल देना है, वो चीज अलग है। इंटरेस्ट को रिडेम्पशन के वैल्यू के साथ ऐड नहीं करते, इंटरेस्ट ऐड करके रिडेम्पशन वैल्यू कभी नहीं निकालते। इंटरेस्ट अलग से एक्सपेंस है। इधर इधर में क्या बात हो रहा है कि रीपेमेंट कितना अमाउंट का करेगा? जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वही रीपे होगा। तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, तो 1 लाख इज द रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, डोंट लूज हार्ट, इट कैन कम बैक। ठीक है, तो पे अटेंशन, बी ऑन द फ्लो। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डेटा कंप्लीट है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ठीक है, नो हिडन इंफॉर्मेशन, नथिंग लाइक दैट। माइनस नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या है? नेट प्रोसीड्स डिबेंचर्स के केस में क्या होता है?
इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट डिबेंचर्स के केस में नेट प्रोसीज इज इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। लोन के केस में क्या होगा? लोन लेते टाइम कितना अमाउंट का लोन लिया, विच इज नथिंग बट द प्रिंसिपल अमाउंट। नेट प्रोसीज इज इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर डिबेंचर्स। लोन के केस में देर इज नथिंग कॉल्ड इश्यू प्राइस। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन विच वॉज टेकन? 1 लाख। तो वही कंपनी के लिए नेट प्रोसीड्स होगा, एज ए करेक्टली सेड। बाई एन, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। कितना है? 5। इस केस में 5 है। ठीक है। हम लोग डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स से कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स के फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज सेम ही है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि डिबेंचर्स पब्लिक में इश्यू होता है तो पब्लिक से लोन लेते हैं, टर्म लोन बैंक से डायरेक्टली लेते हैं, बस यही है। बाकी दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट है, लोन ही है। ठीक है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स के फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकाल रहे हैं। बोलो डिनोमिनेटर में आरवी क्या है? 1 लाख। एनपी 1 लाख। बहुत गेम बाकी है, अभी बहुत बाकी है, हाँ। अभी जस्ट खत्म नहीं हुआ है, काफी गेम बाकी है। तो भाई 2। ठीक है, राइट। अभी 10,000, अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी को कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 10,000 इंटू 1 - 3 लिख रहे हैं अभी। 1 - 0.3 प्लस क्या हो जाएगा ये? 1 लाख माइनस 1 लाख इज 0। 0/5 इज इंफिनिटी, और 0 0। 1 लाख प्लस 1 लाख/2 is 1 लाख। Don't give hint. The ones who give hint will GPay to me. ठीक है। सही है या गलत ये जो लिखा मैंने? पक्का सही है? बी कॉन्फिडेंट। लॉक। ओके। देखो, 2 लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बट कि आप एक पॉइंट पर गलत हो जाओ। वाइब्स आ रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट, फिर 10,000। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या ये सही है? सही है, पक्का सही है। क्या चेंज किया मैंने वो बताओ। बाकी तो 10,000 इंटू 1 - 0.3 है, इंटू 100 है। तो 1 × 2 × 3 इज एज गुड एज 3 × 1 × 2, इस तरीके से। समझ में आया ना?
A इंटू बी इंटू सी इज सेम एज C इंटू बी इंटू ए। प्लेस को इंटरचेंज किया है मैंने। क्या हो गया यार? हम्म। अब ये जो ब्रैकेट्स में है 10,000 बाई 1 लाख इंटू 100, इसका परसेंट कितना परसेंट है ये? यू विल जीपे 100 रुपीज टू मी। बोलो। इट इज व्हाट? 10%। 10,000 बाई 1 लाख इंटू 100 इज व्हाट? 10%। अब ये 10% क्या है? ये 10% क्या है? लोन का डैश, इंटरेस्ट का अमाउंट, फिर से मौका दे रहा। इंटरेस्ट का रेट। 10% इज व्हाट? इंटरेस्ट का रेट। ये रहा। 10% इज इंटरेस्ट का रेट। तो इंटरेस्ट का रेट को मैं आई लिख सकता हूं। इधर में आई इज नॉट इंटरेस्ट का अमाउंट। इधर में आई इज नॉट इंटरेस्ट का अमाउंट। इधर में आई इज इंटरेस्ट का रेट इनटू 1 - 0.3। व्हाट इज 0.3? टैक्स रेट को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? विथ व्हाट लेटर? टी। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकला? कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज इक्वल टू आई। दिस इज सो स्ट्रेसफुल। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का फॉर्मूला क्या है? सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन का इंटरेस्ट रेट है परसेंटेज में, दैट इनटू 1 - टी। टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल। तो अपने को केटीएल कैलकुलेट करने के लिए, केटीएल अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, तो अपने को केटीएल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कितने चीज चाहिए बताओ? नहीं, कितने चीज चाहिए? एक मौका और दे रहा हूं। केटीएल का फॉर्मूला आपके सामने है। आर यू श्योर? केटीएल का फॉर्मूला आपके सामने है। केटीएल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कितने चीज चाहिए? लॉक कर दें? गलत। हु वांट्स टू आंसर? केशव सर। दो चीज चाहिए। ठीक है। मैं बोला गेम ओवर नहीं हुआ है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं केटीएल का फॉर्मूला में सिर्फ देखो कितना डेंजरस हो सकता है ये गेम। केटीएल का फॉर्मूला केटीएल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए। वो दो चीज क्या? गेम अभी बाकी है। अच्छे से बोलो। इंटरेस्ट व्हाट? इंटरेस्ट का रेट एंड टैक्स का रेट। तो दो चीज क्या चाहिए? इंटरेस्ट का रेट एंड टैक्स का रेट, और कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि अपने को लोन का अमाउंट भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात। सीधी सी बात कि केटीएल कैलकुलेट करने के लिए लोन का अमाउंट भी नहीं चाहिए। केटीएल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? इंटरेस्ट का रेट और
टैक्स का रेट। ठीक है। सपोज 12% लोन ऑफ रुपीज 3,50,000 है। टैक्स रेट इज 30%। ठीक है। ऑन है गेम। ये इंफॉर्मेशन में केटीएल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट? लोन का अमाउंट 3,50,000 इज नॉट रेलेवेंट। देन व्हाट इज रेलेवेंट? बताओ। तो कितना आ रहा है? कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता। देख लो। देखो एकदम लास्ट मोमेंट में भी कुछ भी हो सकता है। बोलो। कैलकुलेटर बिना यूज करके सही अमाउंट बताओ। कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता। हाँ, नहीं किया। देखो, रिवर्स राउंड में आएगा ना, पहले बाकी सबको चांस मिलेगा, फिर जिनके हो चुका है उनको चांस मिलेगा। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। बी। हाँ, मैं। यस, इज ही करेक्ट? इज ही करेक्ट? 8.4 इज द करेक्ट आंसर। 8.4%। चलो, यू वॉन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। केटीएल इज 8.4%। हाँ। कहाँ पर है? ओके, एटीएल के लिए केशव। टी के लिए तोशु है। एक सेशन रखेंगे वैदिक मैथ्स बाय आयुष बैन। इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है। तो केटीएल इज 8.4%। समझ में? पूरा डिस्कशन क्लियर है? लिखो टॉपिक 2। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन केटीएल। केटीएल इज इक्वल टू आई। दोनों माउस काम नहीं कर रहे कैसे? लिख लो आई इंटू 1 - टी। हम्म। नहीं, आप लोग लिख लो आई इंटू 1 - टी। वेर आई इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज इक्वल टू टैक्स रेट इन डेसिमल।
केशव, लास्ट क्वेश्चन, अभी भी खतरे में है। उम्मीद जाग गया सबके अंदर। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सुनना अच्छे से और दिमाग लगाकर बोलना। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ये भी डेसिमल में लेना है, या जितना जैसे दिया हुआ है वैसे लेना है? बड़ा डर के बोला बट जैसे दिया है वैसे ही लेना है, डेसिमल में नहीं लेना। तो डेसिमल में क्या लेना है? टैक्स रेट लेना है। ठीक है। नाउ द गेम इज ओवर। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। कैलकुलेट केटीएल, कैलकुलेट केटीएल फॉर 12% टर्म लोन of rupees 3,50,000, full stop, given tax rate is 30%। तो KTL इज इक्वल टू, आंसर इसका I इंटू 1 - T, 12 इंटू 1 - 0.3 इज इक्वल टू 8.4%। समझ में आ रहा है ना? डन, क्लियर है? तो वी हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें इरिडीमेबल रिडीमेबल डिबेंचर्स सीखे अपने, एंड देन कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। was interesting, this chapter is interesting, conceptual and interesting। देखो, कोई भी फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिखकर आपको सम्स प्रैक्टिस नहीं करवा, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव डन। कि क्लास में, क्लास को ऑन किया, फॉर्मूला लिखाया, एग्जाम्पल सॉल्व करवाया, डन। सारे फॉर्मूलाज का लॉजिक, कंसेप्ट, लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं किए, राइट? जिससे कि आपको अच्छी तरीके से एकदम इजिली समझ में आ जाए, और आप कोई भी फॉर्मूला को भूलो नहीं। ठीक है। इस तरीके से नॉलेज आपको कहीं मिलने वाला नहीं। आई एम नॉट बूस्टिंग ऑफ माई सेल्फ, बट इस तरीके से नॉलेज nobody will give you. It is because of my interest in teaching and also in the subject that you, and years of experience that you get this from me। ठीक है, चलो देन, आज के लिए इतना ही। एक चीज मेरे को बोलने दो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास अपने एक और गेम खेलेंगे, बट वो छोटा सा गेम होगा, उसका जीपे सिर्फ 51 रुपीज का होगा। ठीक है, मैटर्स करता है ना? आधा लीटर पेट्रोल तो भरा ही लेंगे अपने चलो, चलो देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।